स्वागत है दोस्तों आप सभी का रामायण चैनल पर। मेरा नेम है रिचा और आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 2 है आज, जिसका नेम है नए राजा और उनके राज्य। यहाँ से हम हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री का पोर्शन है वो स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में कुछ राजाओं के बारे में देखेंगे जिन्होंने रूल किया, उनकी क्या कहानी रही, सभी के बारे में देखेंगे। तो जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर स्टार्ट करते ही हमें एक मैप दिया गया है। उसमें जो उस समय के रूलर थे, जो रूल कर रहे थे उनको दिखाया गया है, यानी जो 12वीं शताब्दी के आसपास जो रूल कर रहे थे उन राजाओं को दिखाया गया है इस मैप में कि कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से शासक थे। जैसे उनके मैं नेम आपको बता देती हूँ, आप एक बार रीड कर लीजिएगा उस मैप को। चंदेल थे, गुर्जर, प्रतिहार, परमार थे, राष्ट्रकूट थे और कलिंग का था इधर। उसके अलावा प्रयाग, बनारस कुछ एरियाज थे, चायमान रूलर थे। इनके बारे में अभी सभी के बारे में जो इस चैप्टर में रेलेवेंट है वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ ही में जो और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि नए राजवंशों का उदय जो है वो किस प्रकार से हुआ, तो अगर नए राजवंशों के उदय के बारे में हम बात करें तो जैसे जैसे एंटायर उपमहाद्वीप जो था हमारा, उसमें धीरे धीरे जो सरदार थे, बड़े बड़े योद्धा थे, वो अपने अस्तित्व में आने लगे, स्ट्रांग होने लगे। और जब जैसे जैसे हम देखेंगे कि जब भी योद्धा और या फिर कोई भी रूलर या सामंत कोई भी स्ट्रांग होगा तो वो अपनी सत्ता में आ जाएगा। तो बहुत सारे हमें यहाँ पे रूलर देखने को मिलती हैं जिन्होंने अपनी महानताएं जो हैं वो स्थापित की। जैसे अगर हम देखें कि बहुत सारे उस समय पे जो रूलर हुआ करते थे उनसे उस समय पे टैक्सेस वगैरह नहीं वसूले जाते थे। टैक्सेस जो है वो काफ़ी टाइम बाद वसूले किए जाने लगे। तो उनसे आखिर क्या उस समय पे, अगर मान लीजिए कि कोई था जो राजा होता था तो वो कैसे अपनी सत्ता चलाता था, तो उसके पास कुछ लैंड वगैरह होते थे, लेकिन उसके अलावा अगर हम टैक्सेस की प्रॉपर बात करें तो टैक्सेस जो वसूल किए जाते थे वो एक फिक्स अमाउंट नहीं हुआ करता था कि 1/4, 1/3 या 1/6 लिया जाएगा। यहाँ पे क्या किया जाता था कि अगर कोई व्यक्ति है वो अपनी मर्जी से देना चाहे तो राजा को दे सकता है, यानी उस समय पे इन्हें क्या है, उपहार या फिर भेंट कहा जाता था। धीरे धीरे अगर हम देखें तो दक्कन का जो एरिया था, दक्कन के एरियो में राष्ट्रकूटास जो थे उनका अस्तित्व बढ़ने लगा। उन्होंने एम्पायर जो है वो अपना स्थापित कर लिया। तो मेनली अगर हम नए राज्यों वगैरह के बारे में बात करें तो हम जो मेनली बात करेंगे वो इस चैप्टर में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बारे में बात करें, क्योंकि इन्हीं के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में डीप डिस्कशन देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हम आगे चायमान, चौहान वंश पर आएंगे, सुल्तान महमूद पर आएंगे कि सुल्तान महमूद कौन था। तो राज्यों में प्रशासन देख लेते हैं। चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। राज्यों में प्रशासन, आखिर राज्यों में प्रशासन किस प्रकार से चलता था। धीरे धीरे जो रूलर थे वो अपनी सत्ता जो थे वो स्थापित करने लगे थे, और जब उन्होंने सत्ता स्थापित कर ली तो अगर हमें किसी रूलर के बारे में जानना है तो उसकी हम उपलब्धियों या फिर उसकी उपाधियों से भी जान सकते हैं। अब जैसे उस समय पे जो कुछ रूलर उस टाइम तक आए तो उन्होंने कुछ उपाधियां धारण की। जैसे महाराजा धीराज की उपाधि थी, एक उपाधि थी महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का मतलब क्या होता था, यानी राजाओं का भी राजा। इसका महाराजा धीराज जो थी उसका मीनिंग था कि राजाओं का भी राजा। उसके बाद नेक्स्ट उपाधि थी त्रिभुवन चक्रवर्ती। त्रिभुवन चक्रवर्ती का जो मीनिंग था, उसका मीनिंग था कि तीनों लोकों का स्वामी, यानी तीनों भुवनों का स्वामी। जैसे ऐसी समथिंग कुछ जो उपाधि है वो अपने लिए रावण ने भी ली थी। तो यहाँ से मैं सिर्फ एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेरे कहने का मोटिव, त्रिभुवन चक्रवर्ती जो है इसका मतलब ये होता था कि तीनों भुवनों का स्वामी। बहुत ज़्यादा ये रूलर ऐसे ही जो उपाधियां, देखिए उपाधियों के बारे में अगर हम बात करें तो उपाधियां लोग जो है वो ऐसे ही नहीं रख लेते थे। उपाधियां जितने जितने टेरिटरीज जो जीतते जाते थे राजा, उसके बाद वो देखते थे कि उनके आसपास कोई ऐसा सामंत उनका नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके, तो उनकी उपाधियों से इस बात का पता लगता था कि वो जो रूलर
रूलर है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कुछ रूलर ने त्रिभुवन चक्रवर्ती की भी उपाधि धारण की। इसका नेम जो है वो नहीं दिया गया है हमारे एनसीईआरटी की बुक में। उसके अलावा हम देखते हैं कि धीरे धीरे सामंतों के साथ ही साथ यहाँ पे सामंत तो रूल कर ही रहे थे, उसके अलावा किसान व्यापारी और ब्राह्मण वर्ग जो था ये भी सत्ता में अपना योगदान देने लगे। अब ये अपना सत्ता में योगदान किस प्रकार से देंगे, इन्होंने अपना अपना कार्य किया। अब जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे सत्ता बढ़ती गई, राजा बढ़ते गए, तो यहाँ पे टैक्सेस नाम का शब्द लेकर आया गया। और जब टैक्सेस नाम का शब्द लेकर आया गया तो सभी अपने अपने कार्य करते थे। यहाँ पे जो एक वर्ग हुआ करता था, जैसे श्रमिक वर्ग में किसान आ जाएंगे, मजदूर आ जाएंगे, साथ ही में कुछ और भी जैसे व्यापारी। तो इनके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक लगान शब्द देखने को मिलता है। जब हम इनके बारे में बात करेंगे, चोल वंश के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, इनमें क्या चीजें मिलती हैं। यहीं पे एक हमें टर्म देखने को मिलता है जो कि है लगान। तो यहाँ पे लगान किस प्रकार से लोगों से वसूला गया, क्या उस समय पे सिचुएशंस रही होंगी। तो जैसे आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी, उसमें लगान को बहुत बखूबी दर्शाया गया है, लेकिन वो जो लगान की सिचुएशन दर्शाई गई है उस लगान मूवी में वो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड की दर्शाई गई। अभी हम जो एरा पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेडिवल पीरियड। तो एक 400 कर नाम का हमें शब्द मिलता है। आखिर ये 400 कर है क्या? एक चोल एम्पायर था, चोला एम्पायर था, तमिलनाडु में रूल जो कर रहा था, ये तमिलनाडु में कर रहा था। तो इसमें हमें शब्द मिलते हैं, 400 सूचक शब्द मिलते हैं। ये जो 400 सूचक शब्द हैं ये टैक्सेस के बारे में बताए गए हैं। ये 400 यहाँ पे ये जो हम देखते हैं कि चोल वंश, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि लगभग 400 के आसपास जो है वो अलग अलग प्रकार के 400 प्रकार के टैक्सेस जो हैं वो वसूल किए जाते थे, क्योंकि यहाँ पे नाम मिल रहा है तो वो उसी में से एक जो कर हुआ करता था, ये वेट्टी जो है ये एक प्रकार का कर है। तो ये वेट्टी सबसे ज्यादा फेमस कर था। उसके अलावा इसमें से वेट्टी जो क्या है, वेट्टी जो कर हुआ करता था वो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। अब ये जो वेट्टी टैक्स था, अगर मान लीजिए कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इसमें आपसे पैसा नहीं लिया जाता। जो राजा होगा वो आपसे पैसा नहीं लेगा, बल्कि क्या लेगा, आपसे काम लेगा। उसके महल में 1 दिन 2 दिन जो है वो फिक्स कर दिए जाते थे, महीने में हफ्ते में आपको जाना होगा और काम करना होगा। अगर आप उस समय पे देखिए चॉइसेस नहीं हुआ करती थी। मान लीजिए कि आप ये चाहें कि आप क्या करना चाहते हैं, बदले में रुपए देना चाहते हैं, आप राजा के यहाँ जाके कार्य नहीं करना चाहते, तो ये आपके पास चॉइसेस नहीं थे। ये उस समय की हमें वो देखने को मिलती है। साथ ही में मकान पर जैसे उस समय भी लोगों के पास, जो किसी के पास मान लीजिए बड़े बड़े मकान नहीं होते थे, उनके पास रूफ नहीं होती थी, छतें नहीं होती थी, तो उन्हें अपना कोई भी जो उन्होंने खाना वगैरह खाने के लिए जैसे गेहूँ वगैरह धुल के डालते हैं, सुखाना है, तो उसके लिए भी टैक्सेस वसूले जाते थे। उसके अलावा पारिवारिक संपत्ति पर उत्तराधिकार हासिल करने के लिए टैक्सेस लिए जाते थे। खजूर के जो पेड़ हुआ करते थे, तो अगर उनमें आपको चढ़ना है, खजूर तोड़ने हैं या उसमें से कुछ और भी आपको लकड़ियाँ वगैरह कुछ भी जो भी है, तो उसके लिए आपको खजूर के पेड़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो आपको सीढ़ियाँ जो चाहिए होंगी वो सीढ़ियों का टैक्स लिया जाता था। तो ये इसी टाइप से आप देखते हैं कि अराउंड ये ऐसे छोटे मोटे जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्सेस लिए जाते थे। तो जो हमें 400 शब्द जो मिलते हैं वो कोई ऐसे बड़े शब्द नहीं हैं, बिल्कुल हो सकता है लिए जाते रहे हों। ये संसाधन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जो राजस्व वसूली का कार्य था ये वंशानुगत हो गया था, यानी जो राजस्व वसूली के अधिकारी होते थे, तो मान लीजिए कि पहले जो मेरे फादर थे वो राजस्व वसूली का कार्य कर रहे थे, तो वंशानुगत के रूप में मेरे फादर के बाद वंश के रूप में वो पद जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर राजस्व वसूली का जो कार्य था वो वंशानुगत था। उसके बाद प्रशस्तियों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्रशस्तियाँ क्या होती थी। प्रशस्तियाँ लोग जो थे पुराने टाइम में, पिछले वाले चैप्टर में भी हमने प्रशस्तियों के बारे में डिस्कस किया था। तो प्रशस्तियों के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे
जो लोग थे, कुछ लोग थे वो किसी के बारे में लिखते थे, या जो रूलर थे तो अपनी महानता स्थापित करने के लिए वो क्या करते थे, लिखवाते थे। तो यहाँ पे हम देखें प्रशस्तियाँ जो हैं हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो सही ही लिखी गई हो, क्योंकि अगर मैं किसी के बारे में लिख रही हूँ तो अगर मुझे वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है तो मुझे उसकी जो गलतियां हैं वो मुझे नहीं दिखेंगे, बिकॉज मैं उसे क्या है बहुत ज़्यादा पसंद करती। तो यहाँ पे समस्या क्या हो जाती थी, प्रशस्तियों को हम इसलिए भी बहुत ज़्यादा सही नहीं मानते हैं क्योंकि वहाँ पे जो दोनों पक्ष हैं वो जरूरी नहीं है कि एक बैलेंस मैनर में रखे गए हों। उसका सही और गलत जो वो व्यक्ति परफॉर्म कर रहा था समाज में, उसके दोनों पक्ष रखे गए हों, इसलिए प्रशस्तियों को हमेशा ट्रुथ नहीं माना जाता है। लेकिन प्रशस्तियों के माध्यम से बहुत सारे राजा जो हैं वो अपनी कहानियां वगैरह लिखवाते थे, विशेषताएं उनकी हमें देखने को मिलती हैं। वैसे ही एक रूलर आते हैं नागभट्ट। ये नागभट्ट जो थे ये एक रूलर थे, तो इनके बारे में हमें प्रशस्तियों से इनकी प्रशस्तियों जब पढ़ी गई तो नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। संस्कृत में लिखी गई थी। एक ग्वालियर प्लेस है, ग्वालियर एमपी में है, तो वहाँ के बारे में अगर देखें तो में पाई गई एक प्रशस्ति जो है वो प्रतिहार नरेश नागभट्ट के काम, यानी प्रतिहार ये जो हम देखें ये गुर्जर प्रतिहार वाला जो एरिया था यहाँ के रूलर हुआ करते थे। नागभट्ट जो थे ये कहाँ के रूलर थे, प्रतिहार के थे। इनकी उपलब्धियां हमें कहाँ से मिली हैं, ग्वालियर से मिली हैं। अगर क्योंकि एनसीईआरटी में कभी कभी इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, साथ ही में स्टेट पीसीएस में भी इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब इनके बारे में इनके दो एरियाज दिए गए हैं। दो एरियाज कैसे, एक ये जो ऊपर वाले एरियाज हैं यानी आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग, ये वो एरियाज हैं, ये उन्होंने उस टाइम पे जीते थे जब ये क्या हुआ करते थे, राजकुमार हुआ करते थे, यानी इनकी एज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं थी। सैंधव जो है ये सिंध का एरिया आ जाता है। उसके अलावा विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र का एक पार्ट है, विदर्भ जो है ये आज महाराष्ट्र का एक पार्ट है। उसके बाद कलिंग आ जाता है, कलिंग जो है ये उड़ीसा का एक पार्ट है। उसके बाद कन्नौज के शासक इन्होंने कन्नौज के एक रूलर हुआ करते थे चक्रयुद्ध, तो इन्होंने चक्रयुद्ध को भी क्या कर दिया था, नागभट्ट ने पराजित कर दिया था। साथ ही में इन्होंने वंग जो था ये कहाँ का हिस्सा हुआ करता था, बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। अनर्त जो है ये गुजरात का हिस्सा हुआ करता था। उसके अलावा मालवा एमपी का, किरात और तुरुष्क वत्स जो है ये एक आपको पता होगा कि महाजनपद में भी आता था। और उसके अलावा मत्स्य वत्स और एक मत्स्य भी था। तो ये जो थे ये दोनों उत्तर भारत के क्षेत्र हैं। किरात जो है ये एक वनवासी एरिया है, तो इनके बारे में अगर हम देखें तो ये जो है ये हमें इनके बारे में देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है त्रिपक्षीय संघर्ष। आखिर ये त्रिपक्षीय संघर्ष था क्या, त्रिपक्षीय से ही हमें पता चल रहा है कि तीन पक्ष। उसके अलावा पहले हम ये देख लें कि भूमि अनुदान में दी जाती थी, तो प्रशस्तियों में हमें एक टर्म ये भी मिलता है कि भूमि जो है अनुदान में दी जाती थी, दान में दी जाती थी, यानी जो समाज में जो ब्राह्मण वगैरह जो पुरोहित वर्ग हुआ करता था उसे भूमि दान में दी जाती थी। उसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है कि भूमि तो दान में दी जाती थी, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दान में दी जाती थी। एक्स्ट्रा जो है डेली लाइफ में, जैसे तालाब वगैरह हो गए, नदी हो गई, उसके अलावा खेत वगैरह हो गए, खेत में मेड़ वगैरह बनाकर दी जाती थी, खेत बोकर दिए जाते थे। तो इस टाइप से हमें कुछ देखने को मिलता है। कपड़े बुने हुए कपड़े दिए जाते थे, यानी जो डेली लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये अगर हम देखें तो ये एक प्रकार का गृह युद्ध टाइप था, जो किसके लिए लड़ा गया था, धन के लिए लड़ा गया था। धन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे भी। कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफ है वो तीन ही चीज़ों के पीछे तो दौड़ रही है, तो उस समय पे भी अब हम देखते हैं कि धन के लिए ये जो है ये युद्ध हुए। तो इनमें अगर हम धन के लिए बात करें तो गंगा घाटी के आसपास का एरिया था कन्नौज क्षेत्र। कन्नौज क्षेत्र में ही गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये जो थे इनके आसपास के एरियाज थे, इसमें ये रूल करते थे। तो इनके मध्य जो है काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी एरियाज
को लेकर ही लड़ी गई, जिसे नाम दिया गया इस काफी लंबी जो ये लड़ाई लड़ी गई तो उसे त्रिपक्षीय संघर्ष नाम दिया गया, इसलिए क्योंकि इसमें 3 पक्ष थे। इसे 4 नहीं समझिएगा, ये गुर्जर और प्रतिहार जो है ये एक साथ है। साथ ही में जो स्टूडेंट्स नोट्स भी बनाना चाहें तो जो जो चीजें और इम्पोर्टेंट होती है उसके साथ मैं बता देती हूँ, लेकिन चैप्टर में इतनी ही चीजें इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है और जो आपको याद रखनी है। कुछ और चीजें अगर आपको लगे इम्पोर्टेंट है तो साथ में जब बताती हूँ तो लिख लिया करिए। अगर आप चैप्टर नहीं भी रीड करते हैं, इतना कुछ पढ़ लेते हैं, सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इसे शॉर्ट में करें। उसके बाद जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े रूलर जो हैं अब वो अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए उन्होंने भवनों का निर्माण करवाया, मंदिरों का निर्माण करवाया। तो मंदिरों के बारे में अगर हम देखें तो बहुत बार जो है अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए साथ ही में मंदिरों से बहुत ज़्यादा धन संपदा वगैरह मंदिरों में होती थी, तो बहुत बार उन्हें लूटने का भी प्रयास किया गया। मंदिरों को बहुत बार जो है वो अलग अलग रूलर जो थे वो सक्सेसफुल भी हुए। अब इसमें हम देखते हैं सुल्तान महमूद। अब ये एक नाम आता है सुल्तान महमूद, ये आखिर कौन थे? ये अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान हुआ करता था सुल्तान महमूद। इसका जो टाइम पीरियड अगर हम देखें तो हमें टाइम पीरियड इसका मिलता है 997 से 1030 तक, ये इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। इसने शासन किया, इसने अपना नियंत्रण जो है वो भी काफी जगह करने की कोशिश की, जैसे मध्य एशिया के कुछ भागों में, ईरान, साथ ही में उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिमी वाले इलाके में। आखिर इसे इंडिया में क्यों जाना जाता है? तो इंडिया में एक गुजरात पे मंदिर हुआ करता था सोमनाथ का मंदिर। सुल्तान महमूद ने क्या किया, यहाँ पे लिख देती हूँ, लिखा हुआ नहीं है, मैंने लिखा नहीं है। सोमनाथ का मंदिर, इसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। सोमनाथ का जो मंदिर है वो गुजरात में है। अब यहाँ से ये जो है ये एक मूवी भी बनी हुई है इस पर, अगर आप लोगों ने देखी हो, काफी पुरानी मूवी है, नेम तो मुझे याद नहीं है। तो गुजरात में है ये। तो यहाँ पे हम देखें कि अब ये जो पैसा जो है ये सोमनाथ के लूट कर जो धन संपदा ले गया था, ये दोबारा अफगानिस्तान गजनी ले जाता है और वहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्क के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। साथ ही में सुल्तान महमूद ने अपने द्वारा जो भी चीजें जीती थी उसका वो चाहता था कि लोगों को पता चले, उसके विवरण के बारे में पता चले। तो अल बरूनी का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा। तो उसमें क्या है, अपने बारे में लिखने का कार्य जो है वो अल बरूनी को सौंपता है। उसके बाद नेक्स्ट जो रूलर आता है वो आता है चाहमान, जिसे चौहान वंश के नाम से भी जाना जाता है। आखिर ये चौहान वंश की क्या उपलब्धि है इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये जो है इन्होंने उत्तर पश्चिमी और पूर्व के इलाके में जो है वो अपना क्षेत्र विस्तार कर रखा था। किसने? चौहानों ने। चौहान में अगर चौहान जितने भी रूलर हुए उसमें जो हम सबसे फेमस रूलर की बात करें वो थे पृथ्वीराज तृतीय, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 1168 से 1192 तक। अब ये पृथ्वीराज तृतीय का जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य था वो क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट कार्य था, चाहमानों में जो सबसे प्रसिद्ध रूलर था पृथ्वीराज तृतीय, इसने सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। जो कब किया था? 1191 में। प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज तृतीय और सुल्तान महमूद गौरी के बीच में 1991 में, जिसमें सुल्तान महमूद गौरी जो है वो पराजित हो जाता है। उसके नेक्स्ट 1 ईयर बाद ही यानी 1992 में अगेन युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जो है वो पराजित हो जाता है यानी हार जाता है। प्रथम युद्ध में कौन हारता है? सुल्तान मोहम्मद गौरी। सेकंड में कौन हारता है? पृथ्वीराज तृतीय। ये हमें चाहमान यानी चौहान वंशों के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देखने को मिलती है। आपको इतना ही याद रखना है। वैसे अगर नहीं कोई बात तो मेडिवल हिस्ट्री जब आप लोगों ने पढ़ी होगी, कुछ स्टूडेंट ने पढ़ भी रखी होगी, तो उन्होंने यहाँ से देखा होगा। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने सत्ता जो है अपनी स्थापित की। जैसे चोल वंश के बारे में अगर बात करें तो कावेरी डेल्टा में एक मुट्टूरियार नाम से एक प्रसिद्ध छोटे से परिवार की यहाँ पे क्या हुआ करती थी? सत्ता हुआ करती थी। हम चोल वंश के बारे में देख रहे हैं कि आखिर चोलास एम्पायर है वो कैसे सत्ता में आया। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या थे? कांचीपुरम
कांचीपुरम में जो पल्लव रूलर हुआ करते थे, उन्हें क्या जो पल्लव रूलर थे वो बहुत ज़्यादा मानते थे। तो इनके मध्य हम देखते हैं कि चोल वंशी एक बहुत मुखिया परिवार जो है हुआ करता था। 9वीं शताब्दी आते आते उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे जैसे उन्होंने देखा कि सत्ता जो है वो कमजोर हो रही है, तो चोल वंश ने क्या कर दी, अपनी स्थापना कर दी, यानी अपनी जो कमान थी वो यहाँ पे स्थापित कर दी। उसके बाद हम देखते हैं भव्य मंदिर और फिर कांस्य की मूर्ति कला। उस समय पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ और कांस्य की मूर्तियाँ वगैरह भी बनाई गई थी। जो राजराज और राजेंद्र प्रथम जो थे, एक रूलर हुआ करते थे, उन्होंने क्या है कांस्य की मूर्तियां वगैरह बनवाई थी तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम में। ये कहाँ थे, ये स्थापत्य कला की दृष्टि से अगर हम देखें, जैसे हम आर्ट एंड कल्चर जब सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करेंगे तो उस आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट में हम ये यहाँ पे जैसे स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला के बारे में, मूर्तियों के बारे में, डांस के बारे में, कितने डांस हैं, सॉन्ग, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूपीएससी में देखें तो लगभग 7 से ऊपर ही ज्यादातर जो है हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं हर साल यूपीएससी में। तो ये एक काफी अच्छा पोर्शन है और सबसे बड़ी बात है कि काफी छोटा पोर्शन भी है और यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं, डायरेक्टली टॉपिक से मिल जाते हैं, तो वो एक बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखें कि कांस्य की मंदिरें, मूर्ति वगैरह भी बनाई गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्थापत्य कला के उसमें। साथ ही में कृषि और सिंचाई का कार्य भी किया गया। चोलों की उपलब्धियों के बारे में अगर देखें तो इन्होंने कृषि में भी काफ़ी ज़्यादा विकास किया था। अब इन्होंने कृषि में अपना किस प्रकार से योगदान दिया, जैसे अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कृषि में एक नई टेक्निक लेकर आते हैं। जैसे जो कावेरी नदी, बंगाल की खाड़ी, जो कावेरी नदी थी, कावेरी रिवर, वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती थी और वहाँ से ये जो थे, ये चोला एम्पायर में जो लोग थे वो वहाँ से पानी को क्या कर लेते थे, यूज़ कर लेते थे। साथ ही में अगर हम देखें जिसके कारण पानी जो था वो ईजिली मिल जाता था, तो मिट्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो गई थी। उसके अलावा यहाँ से चावल की खेती जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। तो अगर हम यहाँ पे इस एरिया में बात करें तो चावल की जो खेती है वो ज़्यादा मात्रा में होती थी। उसके अलावा तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में अगर देखें तो धीरे धीरे यहाँ भी जो थी वो कृषि विकसित होने लगी थी। तो जितने भी चोला एम्पायर में जितने भी जो राज्य थे उनके लिए अगर हम देखें धीरे धीरे विकास जो था वो कृषि का हो रहा था। साथ ही में सिंचाई का भी एक अच्छा खासा प्रयोग किया जाता था, यानी सिंचाई के लिए भी अच्छे यंत्र विकसित किए गए थे। जैसे हम देखें कि यहाँ पे क्या किया जाता था, जो बरसात का पानी होता था तो उसे क्या कर दिया जाता था, साइड से बांध टाइप दिया जाता था, ताकि यहाँ जो इस एरिया में जो पानी है वो क्या हो सके, इकट्ठा हो सके, जिससे लोग जो है इस पानी का प्रयोग कर सके, किसके लिए, कृषि के लिए। तो यहाँ पे ये अगर हम देखें तो ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि थी उस समय पे, क्योंकि पानी जो था वो बहकर निकल जाता था और लोग जो है इसका सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते थे, सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते थे, या फिर अगर हम कहें तो यहाँ पे जो लोग थे वो उन्हें क्या हो जाती थी, पानी की कमी हो जाती थी, सिंचाई करने के लिए पानी की कमी हो जाती थी। तो इस टाइप से लोगों ने पानी को क्या करना स्टार्ट किया, कंजर्व करना स्टार्ट किया, जिससे लोगों में क्या लोगों को पानी की कमी नहीं होती थी और अच्छे से कृषि हो पाई। तो ये बहुत अच्छा कार्य था। साम्राज्य में अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में भी बहुत अच्छे से, जैसे किसानों की बस्तियां जो हुआ करती थी, किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। जो किसानों की बस्तियां यानी जहाँ पे किसान लोग निवास करते थे उन्हें उर कहा जाता था। साथ ही में अगर हम देखें जो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा समृद्ध हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे कृषि अच्छी थी। और याद रखिएगा कि अगर कोई किसी कार्य में, जैसे मान लीजिए कोई किसान है और वो कृषि कर रहा है और उसकी कृषि जो है वो अच्छी होगी, तो धीरे धीरे वो अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। साथ ही में एक हमें चोला एम्पायर में ही वेल्लाल जाति देखने को मिलती है। वेल्लाल जाति जो थी ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हुआ करती थी। उसी समय हमें भूमि के प्रकार भी देखने को मिलते हैं, जैसे वेल्लन वगाई। ये वेल्लन वगाई आखिर कौन सी भूमि थी, ये जो थी इन्हें अगर चोला एम्पायर में देखें तो भूमि को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया था,
कुल 5 प्रकार की भूमियों में बांटा गया था। पहली भूमि थी वेल्लन वगाई भूमि। ये वेल्लन वगाई जो थी ये गैर ब्राह्मण किसान हुआ करते थे, उनकी भूमि हुआ करती थी। उसके अलावा आ जाती है ब्राह्मदेय। ब्राह्मदेय जो है ये ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि होती थी, जैसे कोई राजा वगैरह या कोई और भी व्यक्ति है जो राजाओं को क्या दे रहा है, दान में दे रहा है। तो जो राजाओं को दान में जो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट आती थी सालाभोग। ये सालाभोग कौन सी भूमि थी, ये किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी जाने वाली भूमि थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती थी देवदान। ये मंदिरों को उपहार में दी जाती थी। और उसके बाद आ जाती थी पल्लिंचदम जो थी ये जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि थी। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। उसके अलावा सुल्तान महमूद के बारे में तो आप मेडिवल में भी पढ़ लेंगे, तो अगर नहीं भी याद रहे तो कोई इतना वो नहीं है। ये हमारा इतना चैप्टर था। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। जाते जाते अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिएगा, आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। साथ ही में अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशंस करते हैं तो हमारे चैनल पर पेड कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं, जिसकी फ़ी जो होती है वो मंथली 1000 होती है। ये जो हमारे कोर्सेज हैं वो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाते हैं। सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट करवाए जाते हैं। सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जाते जाते आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लिया करिए, उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपको मिल जाएंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।